क्या संदीप है पोस्ट में कहते हैं हम भी कहते हैं। मामूली सा सभी साथियों को नमस्कार। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप सब साथियों का आज की प्रेस वार्ता में, और हमने जैसा पहले कहा था क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद की क्रॉप कटिंग के आंकड़े जो हमें मिले हैं वो निश्चित रूप से चूरू ज़िले के किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष इस क्रॉप कटिंग आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के किया। तारानगर में 7 मार्च को धरना शुरू हुआ। हमारा उससे पहले भी प्रयास किसान सभा के नेताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने का रहा, लेकिन जैसे जैसे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश जिला प्रशासन को मिलते रहे, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को पूरी तरह किसान की पहुंच से दूर कर दिया गया था। और आज 18 जुलाई को जब समझौता हुआ, उस समय कहा गया कि हम 22 तारीख को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी कर देंगे। तो साथियों, सभी किसानों के सबके उत्सुकता है कि ये आखिर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दस्तावेज़ क्या है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खरीफ 2021 का ये दस्तावेज़ है जो 38 पेज के अंदर है। इसमें हमारे पूरे चूरू जिले की बीमित फसलें जो हैं उनकी उपज उत्पादन क्या था, वो पटवार हल्के के अनुसार ये रिपोर्ट हमारे रेवेन्यू प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तैयार करता है। तो उस रिपोर्ट को नहीं दे रहे थे। इस रिपोर्ट को नहीं देने के पीछे जो खास मकसद था, आप भारत सरकार की जो गाइडलाइन जारी की हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और राजस्थान सरकार की अधिसूचना जारी हुई है, उसमें स्पष्ट प्रोविज़न है कि आप राज्य सरकार के द्वारा कोई आपदा घोषित करने पर, राज्य सरकार के द्वारा अकाल घोषित करने को आप आधार नहीं मान सकते। क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा का गणना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं होगा। हमारे कुछ साथी चूरू में, हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह रहे थे कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज नहीं हुई है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अगर खारिज नहीं हुई तो वो एक आदेश का हवाला भी दे रहे थे 24 मार्च का, जिसमें कामना आर मैडम जो डिप्टी कमिश्नर है क्रेडिट भारत सरकार की, उनका एक लेटर है जिसके आधार पे उन्होंने पूरा प्रकरण है वो जो सेंटर में एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनी है उसको रेफ़र किया था। हालांकि ये पत्र अंग्रेजी में, हम गांव-गांव में गए थे तब ये पत्र लेके गए थे। बेवकूफ़ लोगों के ज़रूर समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने इस पत्र की गंभीरता को समझा और इस पत्र की गंभीरता के आधार पर लोगों को ये समझाने में भी कामयाब रहे कि वास्तव में इस बार फसल बीमा क्लेम की गणना है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे नहीं हो रही है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस लेटर में, द मैटर वाज रेफर्ड टू द स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ राजस्थान विच इन द मीटिंग डेट 15 जुलाई 2022 डिसाइडेड दैट फॉर द 5 तहसील ऑफ चूरू द मैटर में बी रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ याल्ड ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप ऑन द बेस ऑफ सैटेलाइट एंड वेदर बेस मेथड। 5 राजस्थान सरकार ने 15 जुलाई 2022 को
जो स्टेट की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसने फैसला करके भारत सरकार को मैटर रेफर कर दिया कि चूरू जिले की 5 तहसीलों का मैटर है, वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे न होकर के क्लेम का कैलकुलेशन है वो सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के आधार पे किया जाए। और भारत सरकार ने 24 मार्च 2022 को ये प्रकरण जो अंतिम निर्णय जो दिल्ली में बैठी हुई कमेटी है उस कमेटी को रेफर कर दिया कि आप इनके डाटा उपलब्ध करवा के इनका कैलकुलेशन किया जाए। ये सवाल जब हमारे सामने आया, अब आप बताएं, आप पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज की जाती है, ये लिखने पे ही खारिज होती है क्या? जब गाइडलाइन में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ही क्लेम कैलकुलेशन का आधार होगा, उसके बावजूद आप सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के आधार पे क्लेम की गणना करने जा रहे हैं और 7 जुलाई को आपने क्लेम दे भी दिया, वो किस मेथड से आपने दिया नहीं दिया ये आप बताने के लिए तैयार नहीं हैं। तो माना यही गया कि ये इस बार सैटेलाइट को आधार बना करके चूरू जिले के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा, बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इस छलावे को, इस धोखे को यहाँ के किसानों ने न केवल समझा बल्कि 7 मार्च से जो धरना हमने शुरू किया था उसमें लोकतांत्रिक तरीके से जितना हम कर सकते थे हमने धरने, महीनों तक धरने चलाए। प्रशासनिक अधिकारी बदलते रहे वो एक अलग बात है। 7 मार्च को जो तहसीलदार थे यहाँ पे वो आज तहसीलदार नहीं है, उस समय जो कलेक्टर थे वो आज कलेक्टर नहीं है, एसडीएम थे वो एसडीएम नहीं है, उस समय जो कृषि अधिकारी थे वो आज कृषि अधिकारी नहीं है। व्यवस्था है, तबादले होते रहते हैं, लेकिन हमने हमारे मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव किए, उनके रात भर के पड़ाव डाले, बड़े बड़े प्रदर्शन, बड़े बड़े जलसे किए, आम सभाएं की, घेरा डालो डेरा डालो भी किया। फिर जब ये लगा कि सरकार तो पूरी तरह, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरी तरह बीमा कंपनियों के पक्ष में खड़ी हो गई है, पूरी तरह उनकी तरफदारी कर रही है, उस समय हमने फिर मजबूरन सड़क जाम करने का निर्णय लिया और उसी की बदौलत बहुत सारे लोगों को हमारे सड़क जाम के आंदोलन की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। हम उनकी परेशानी को समझते भी हैं। हमारे साथियों ने आम जनता को कम से कम परेशानी हो ऐसी हमने पूरी व्यवस्था भी की, लेकिन आखिर चक्का जाम जैसे आंदोलनों से परेशानी होनी लाजमी है, स्वाभाविक है, तो कुछ लोगों को परेशानी भी हुई होगी। लेकिन परेशानी किस कदर, हमारे तमाम साथी ये मान रहे थे कि हमने 16 जुलाई का चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया है, शायद सरकार इस गंभीरता को समझेगी और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो हमारे रेवेन्यू विभाग के पास है, कृषि विभाग के पास है, सांख्यिकी एडी के पास है, जो रेवेन्यू बोर्ड के पास है, जो कृषि विभाग जयपुर के पास है, जो बीमा कंपनी के पास है, वो क्या किसान को नहीं मिलेगी? शायद चक्का जाम नहीं करना पड़ेगा। सारे साथियों की यही राय थी, लेकिन समय जैसे जैसे नज़दीक आया चक्का जाम की पूरी तैयारियां भी की साथियों ने, और चक्का जाम जब शुरू किया तब ये लग रहा था, बड़े बड़े समझदार लोग भी कह रहे थे शायद 2 घंटे में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कहा कि शाम तक आ जाएगी, फिर लगा कि सुबह तक आ जाएगी, फिर शाम तक आ जाएगी, फिर सुबह तक आ जाएगी। रात को कलेक्टर और एसपी 17 तारीख को तारानगर में वार्ता के लिए आए थे। कामेड बलवान पुनिया लगातार सरकार से आपके आंदोलन के समर्थन में मिल रहे थे, तो लग ये रहा था कि शायद इस तरीके का चक्का जाम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो चक्का जाम हुआ वो ऐतिहासिक चक्का जाम हुआ और 60 घंटे तक चक्का जाम चला। तब जाकर के सरकार ने ये कहा कि हम आपकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, और 22 उस दिन भी नहीं दी। और मज़ेदार मैं आपको बात बताता हूँ, पहले हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट रबी 17 से लेकर के 20 तक हमारे चूरू के जो भी कलेक्टर रहे हैं उन्होंने हमें उपलब्ध करवाई है। उसके आधार पे हमने क्लेम बना तो भी क्लेम का कैलकुलेशन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे किया, नहीं भी बना तो भी आंकड़ा है वो उसके आधार पे ही किया। लेकिन इस बार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं मिलेगी। सबसे पहले भारत सरकार ने गाइडलाइन में ये प्रोविज़न किया,
बाद में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से एक सर्कुलर भी निकलता है कि क्लेम सेटल होने से पहले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? क्या किसान इसका दुरुपयोग करेगा? आप बार बार जो प्रेस वार्ता कर रहे थे वो कह रहे थे क्रॉप कटिंग का दुरुपयोग होगा बिल्कुल। 253 करोड़ रुपए देकर के जो बीमा कंपनी क्लेम निपटा रही थी उसको हम 750 से 800 करोड़ के ऊपर लेके जाएंगे, ये चुनौती के साथ कह रहे हैं। अब आप इसको सदुपयोग समझते हो क्रॉप कटिंग का या दुरुपयोग समझते हो? ये इंटरप्रिटेशन तो आप सबको करना है। तो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के डाटा नहीं मिलने को लेके भारत सरकार ने शुरुआत की और उसके बाद में एग्रीकल्चर कमिश्नर ने, वो लेटर भी मैं बहुत जल्द आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें जिला कलेक्टर को पाबंद किया कि आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के डाटा देने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं है। अधिकृत व्यक्ति है वो एग्रीकल्चर कमिश्नर है। कलेक्टर को आपने पाबंद किया। एग्रीकल्चर कमिश्नर से हमने जब डाटा मांगे तो उन्होंने कहा आरटीआई लगाओ। आरटीआई से 2020-21 रबी का दिया भी, लेकिन खरीफ 21 का देने से इनकार हो गए। और जब आंदोलन चला, चक्का जाम हुआ, चक्का जाम 60 घंटे तक चला, तो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट कौन दे रहा है? जिला कलेक्टर चूरू, सांख्यिकी विभाग चूरू। ना भारत सरकार अपनी तरफ से कोई प्रभावी हस्तक्षेप करते हैं और ना राज्य सरकार जो कह रही थी कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए एग्रीकल्चर कमिश्नर जयपुर अधिकृत है, वो कोई हस्तक्षेप करते हैं। तो इसका मतलब मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर उनको राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने नहीं कहा है तो शायद आपने चक्का जाम से, आंदोलन से आंदोलनकारियों को और आम जनता को जो असुविधा हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया, अगर आपने उस हिसाब से भी निर्णय लिया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा जो समझौते का बिंदु संख्या 2 था, उसमें हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आपको मिलने के बाद आप एक प्रतिवेदन बना करके जिला कलेक्टर को देंगे। उस प्रतिवेदन में हम अपनी तरफ से, किसानों की तरफ से ये लिख के सारे तथ्यों सहित पेश करेंगे कि फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पे ही क्यों मिलना चाहिए। फिर जिला प्रशासन अपनी अनुशंसा करेगा, राज्य अनुशंसा करेगा और अंतिम फैसला जो दिल्ली के अंदर हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है उसको लेना है। ये सारी प्रक्रियाएं आंदोलन के दौरान हुई, लेकिन जनप्रतिनिधि जिनका ये दायित्व था कि वो जिस सदन के अंदर चुने हुए हैं वो पुरजोर इस बात का समर्थन करते कि फसल बीमा क्लेम जो क्रॉप कटिंग अधिसूचना में क्रॉप कटिंग को आधार बना करके कैलकुलेशन करने का नियम बनाया हुआ है, आप वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक हो, इसकी तरफदारी वो करते। तो ये काम तो उन्होंने जाने अनजाने में किया नहीं। इसके पीछे क्या कारण रहे? वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक करवाना चाह रहे थे? क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के पक्ष में क्यों नहीं थे? वो तो खैर वो बताएंगे। लेकिन एक जो मज़ेदार बात है सबसे बड़ी, जिसके ऊपर किसान भाइयों को ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि मैं भी कह रहा हूँ और हमारे जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण के साथ पेश करूंगा आपको। खरीफ 2021 में जब हमारी मोठ और मूंग की फसल अतिवृष्टि के कारण खराब हुई थी, 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लगातार 6 दिन जो बरसात हुई थी, उस बरसात में जितने बड़े लेवल पर फसल का खराबा हुआ, उस समय हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक अपील की किसानों से कि किसानों फॉर्म भर के दो। मुझे भी पूछा लोगों ने कि क्या ये फॉर्म भरे जा रहे हैं पंचायत समिति में, हमें भी भर के देने हैं। तो मैंने तो यही कहा था कि भैया अब से पहले आपके 3, 4, 5 कुछ पटवार हलकों में 6 क्लेम भी आए हैं। अगर उससे पहले आपने कभी फॉर्म भर के दिए और उससे बीमा क्लेम आया है तो आपको भर के देना चाहिए। अगर अब से पहले नहीं भर के दिए हैं फिर भी अगर आपके क्लेम आया है तो जो हमेशा जो रिपोर्ट जिस तरीके जो आधार है क्लेम बढ़ने का, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसी से आपका बनेगा। लेकिन नहीं माने लोग। तो जनप्रतिनिधियों की आपकी मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि लोग आपको बहुत गंभीरता से सुनते हैं,
बहुत गंभीरता से आपकी बात को मानते भी हैं, तो आप उनको गुमराह करके गलत ट्रैक पे ना डालें। अकेले तारानगर में हजारों फार्म भर दिए, 35,000 फार्म किसानों ने भर के दे दिए, और ऐसे ऐसे लोगों ने आपके कहने से फार्म भर के दे दिए जिनका फसल की बीमा ही नहीं थी, उन्होंने प्रीमियम ही नहीं कटा रखा था, उन्होंने ना CHC सेंटर से प्रीमियम कटाया, ना उनका कोऑपरेटिव में कोई लोन था, ना उनका KCC में कोई लोन था, उसके बावजूद भी फॉर्म भर के दे के आ रहे थे। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है, वो लाइन में लग के भी दे के आ रहे थे, वो जमाबंदी निकाल रहे थे, गिरदावरी निकलवा रहे थे, अपना पैसा भी किराया भाड़ा लगा करके वेस्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से आप इस तरीके के वक्तव्य दे करके लोगों को गुमराह नहीं करें, ये मेरा निवेदन। उसके बाद आंदोलन करना पड़ा, लोकतंत्र एक स्वाभाविक है। हम और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि चूरू जिले के किसान भाइयों को, किसान जनता को जो फ़ायदा हम दिला सकते हैं, जो उनका वाजिब बनता है, वो दिलाएं। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयास करें, हमारे जैसे किसान संगठन है वो भी प्रयास करें। इसमें एक दूसरे को जलन नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रयास किसके ज़्यादा, कौन ज़्यादा कर रहा है, सारे मिलके प्रयास करेंगे तो मजाल है कोई बीमा कंपनी यहाँ पे सरकारों से अपने सुविधा के अनुसार नियम कानून कायदे बनवाने लग जाएं। आप अपने प्लेटफॉर्म पे जिम्मेदारी निभाइए। आंदोलन से आपको इतनी ईर्ष्या कैसे हो गई वो तो अब आप जाने, लेकिन आंदोलन में अकेले कोई सारे एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी को वोट देने वाले थोड़ी थे। वोट तो जब लोकसभा का चुनाव आया, जिसको जो अच्छा उम्मीदवार लगा उसको दे दिया, विधानसभा का चुनाव आया, जिसको जो अच्छा उम्मीदवार लगा उसको दे दिया, लेकिन जिनको फायदा मिलेगा क्या वो पार्टीगत है, वो सबको मिलेगा। इसलिए आपको अपने प्रयासों में, आप अपने स्तर पे बहुत सारा प्रयास करें, हम अपने स्तर पे बहुत सारा प्रयास करें, और प्रयासों में कोई कमी न रहे। अब पूरा आंदोलन चल रहा था, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट किसान मांग रहा था, ये भारत सरकार का पत्र जो है वो आप सबके जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में था, उसके बावजूद आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसका मतलब आपके प्रयासों की जो ईमानदारी है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। और बात रही नियमों की, हम तो 2011 से जब यहाँ पे मोट की फसल का बड़े पैमाने पे खराबा हुआ था और हम सारे प्रयास करके भी उनको, किसानों को उनके नुकसान का लाभ नहीं दिला पाए। उस समय मौसम आधारित फसल बीमा थी, फिर उन किसानों को लाभ नहीं मिलने का क्या कारण रहा, उसकी गहराई में गए। हमें पता चला कि इनके वेदर स्टेशन जैसे तारानगर में रेडियो और ढाणी कुमारान में लगे हुए मौसम केंद्र, उनमें बरसात, सर्दी, गर्मी के आंकड़े आते हैं, उनके आधार पे क्लेम का कैलकुलेशन होता है। उन आंकड़ों में अगर खराबा है तो क्लेम मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आई तब हमने उस समय भी मॉनिटरिंग की। उस समय भी 0 डिग्री पे, -0 डिग्री पे रबी का, चने की फसल का 100% क्लेम बनता था। और ये चूरू जिला है, यहाँ -0 डिग्री टेम्परेचर होना एक आम सी बात है। तो वो चला गया और वीडियोग्राफी में आ गया, किसानों को लाभ मिला। उस नियम को बदलकर -1 डिग्री किया, -1 डिग्री भी आ गया, -1.7 किया, -2 डिग्री किया, -2.7 एवरेज टू डे, 2 दिन का एवरेज 2.7 किया, फिर भी वो भी चला गया। और उसके बाद में फिर भारत सरकार से एक पत्र आता है कि चूरू जिले में अब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो रही है, तो आपके ज़िले में वेदर बेस स्कीम चाहिए या क्रॉप कटिंग बेस। तो हमने कहा नहीं, चूरू जिले में वेदर बेस ही ठीक है। दोबारा पत्र आया कि आप जिला प्रशासन के पास कि किसानों को आप समझाने में असफल रहें, आप इसके फ़ायदे दोबारा समझाएं। दोबारा समझाया, आपके हरलाल जी सारण उस समय जिला प्रमुख थे, पंचायत समितियों के प्रधान थे, MLA तो नहीं थे, पूरे कृषि विभाग के अधिकारी थे। दोबारा किसानों ने और चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों ने यही रिपोर्ट भेजी जिला प्रशासन से कि यहाँ पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना होनी चाहिए।
उसके बाद में भारत सरकार का पत्र आया कि चूंकि पूरे देश के अंदर क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा योजना लागू हो रही है, इसलिए चूरू जिले के लिए अलग से मौसम आधारित फसल बीमा योजना नहीं लागू की जा सकती। इसलिए आपके यहाँ भी मॉडिफाई फसल बीमा के रूप में उस समय लागू हुआ, जो 2014 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में इस योजना को रूप दिया गया। इसकी गाइडलाइन जारी हुई, बाद में रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी हुई और फिर रिवाइज गाइडलाइन जारी हुई। जितने भी संशोधन, जो 36 पेज की गाइडलाइन थी, वो आज छिंतर से 136 पेज की गाइडलाइन बन गई। क्या जितने भी संशोधन हुए हैं, एक भी किसान की राय को उसमें शामिल किया गया उस गाइडलाइन में? उस गाइडलाइन में किसान प्रतिनिधियों को क्या शामिल किया गया? किसानों की तरफ से या हमारे जनप्रतिनिधियों के कितने मशवरे उस गाइडलाइन में शामिल किए गए? जबकि बीमा कंपनी के 50 पेज, यहाँ पे ये लागू कर दो, यहाँ पे ये लागू कर दो, यहाँ पे ये लागू कर दो। आज हमारे जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे तारानगर में सरसों और मूंगफली नहरी जो बेल्ट है वहाँ पे बुआई हो रही है, सरसों की भी हो रही है, मूंगफली की भी हो रही है। लेकिन फसल बीमा और क्रॉप कटिंग में जो आंकलन का आधार है वो पटवार हल्का नहीं है। हमने बार बार जिला प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव भिजवा दिया, राज्य को भी और सेंटर को भी। आधार जो है क्रॉप कटिंग का वो तहसील है, तो ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो अपने सदन में इस बात को रखें कि क्रॉप कटिंग आज मूंगफली की हमारे पूरे नहरी बेल्ट के 22 पटवार हल्कों में मूंगफली की बुआई हो रही है, जिसमें सरदार शहर का नहरी बेल्ट भी शामिल है। लेकिन तारानगर में मूंगफली की क्रॉप कटिंग का आधार है वो पूरी तहसील में उत्पादन का आधार माना जाएगा, जबकि हमारी मांग है कि इसको आधार जो है वो पटवार हल्का माना जाए। रबी फसल में सरसों की बुआई तारानगर के बहुत बड़े हल्के में हो रही है, लेकिन क्रॉप कटिंग का आधार है वो तहसील है। तो इस तरीके की समस्याएं दूसरे तहसीलों में भी हैं, उनको भी ठीक करवाने की जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की है। इसलिए आने वाले समय में आप बहुत गंभीरता से हमारे किसान भाइयों का आप साथ देंगे। मैं तारानगर तहसील का जो आंकड़ा हमारे साथियों ने तैयार किया है, राजगढ़ का हमारे साथियों ने पहले बता दिया, क्योंकि वो थोड़े बहुत एक्सपर्ट साथी हैं, वो रात भर लग करके भी उन्होंने तैयार कर लिया। इसमें साथियों हमारा प्रयास रहता है कि कोई कमी नहीं रहे, फिर भी मानवीय भूल रह जाती है तो उसको दुरुस्त, अगर कोई रह गई है तो उसको दुरुस्त करेंगे। सरदार शहर से हमारे साथी छगन चौधरी वो कल से लगे हुए हैं सरदार शहर तहसील का आंकड़ा बताने के लिए, और आज हम तारानगर तहसील का आंकड़ा जारी करेंगे। उससे पहले पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है, कोई सवाल अगर आपकी तरफ से इस आंदोलन को लेके और क्रॉप कटिंग को लेकर के कोई है तो आप अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद में फिर जो पटवार हल्के के अनुसार मूंग मोठ गुआर बाजरे का किस हल्के का कितना क्लेम है वो जानकारी आपके बीच में शेयर करेंगे। कोई किसान साथियों की तरफ से? हाँ पूछो कोई सवाल। चलो अब इसको ये 2 चरणों में कर लेते हैं अपन। ये जो प्रेस वार्ता का चरण है वो एक बार पूरा कर लेते हैं और जस्ट दोबारा लाइव तुरंत ही वापस जुड़ेंगे।